अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो, टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब इफ्तारी का टाइम आ जाएगा। तो लाहौर में कितने बजे है इफ्तार आज? लाहौर का टाइम थोड़ा पीछे होता है, आगे होता है? व्हाट्स योर टाइम फॉर इफ्तार? 6? मेरा तो तकरीबन है 6:40 या 6:50 के आसपास है। व्हाट अबाउट यू गाइस? 6:20 इश? ओ, मैं अपने हिसाब से रख ली क्लास। असल में आई वाज स्टक इन ट्रैफिक और मैं अपने हिसाब से जो है वो चल पड़ा। चलो, अब इसका मतलब बस पूरे पूरे 40 मिनट्स हैं, तो आई गो वेरी फास्ट। हमें पास पेपर्स ही करने थे आज, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के। एंड वी हैव टू कवर अबाउट 4 to 6 क्वेश्चंस विच कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। और इसमें फाइल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम मेजर मेजर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं मेन। तो पहला जो सवाल हम करने लगे हैं वो ये वाला है, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फाइल। इसका ईयर ये लिखा हुआ है, ठीक है? ईयर और उसका असल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लैम्प्स इन द हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन सप्लाई। ड्रॉ 3 लैम्प्स एंड द स्विचेस कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। तो भाई कैसे बनाएंगे 3 लैम्प्स? आप 3 ब्रांचेस बना दो। एक लैम्प यहाँ बना दो, एक लैम्प यहाँ बना दो, और एक लैम्प यहाँ बना दो, और इनको कनेक्ट कर दो अपनी पावर सप्लाई से। एक चीज मिस हो गई। क्या मिस हो गया? स्विच। स्विच मिस हो गया। स्विच बनाना जरूरी है। स्विच आप हमेशा ओपन ही दिखाते हो ताकि वो नजर भी आए, वरना तो सीधी स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ वायर होगी। तो आपने इनके स्विच बना के दिखा दिया। ठीक। ईच लैम्प इज हैज दिस लेबल। सो सर सर बट देयर इज नो बैटरी। बेटा ये जो है, ये सिंबल आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया शायद। दिस इज अ मेंस पावर सप्लाई, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई होती है, जिसका सिंबल ऐसे ऐसे और बीच में एक यूं करके बना हुआ होता है। और ये यूजली 240 वोल्ट 220 वोल्ट की होती है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सारे के सारे लैंप की ये रेटिंग है। ये होती है पावर रेटिंग, ये रेटिंग होती है लैंप की। और रेटिंग से हम पता लगता है कि नॉर्मल वर्किंग में लैंप के साथ क्या वैल्यूज होंगी उसमें। नॉर्मल वर्किंग में लैंप की वैल्यूज बताएंगी। कैलकुलेट द करंट इन वन लैम्प व्हेन इट्स ऑपरेटिंग करेक्टली। करेक्टली ऑपरेट कर रहा है तो मतलब ये वैल्यूज होनी चाहिए पावर और वोल्टेज की। तो पावर और वोल्टेज की वैल्यू जानते हुए मैं उसकी करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 30/240 करके क्या करंट आ जाएगा? 30/240 किया तो 1/8, 0.125 एम्पेयर करंट आ जाएगा। स्टेट द करंट फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो मतलब आपको ये वाला करंट मिलता है व्हेन 3 लैम्प्स आर स्विच्ड ऑन। तो भाई तीनों में करंट कितना होगा? बराबर आई प्लस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i। आई की वैल्यू है 0.125, तो बाकी दोनों ब्रांचेस में भी इतना ही होगा। मतलब मैं आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट दिस मच। सिंपल है। आओ, आसान क्वेश्चन था पहला वाला तो बहुत ही। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस फाइल। दिस इज फ्रॉम दिस ईयर, May June 2012, पेपर 2 1, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके पास एक रूम हीटर दिखाया हुआ है और उसका डायग्राम दिखाया हुआ है। सो रूम हीटर असल में देखने में इस तरह का है कि मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, उसके अंदर एक वायर जा रही है, और अंदर इसके असल में ये सप्लाई ये रही। अब जो वायर जा रही है, असल में उसके अंदर 2 हीटर लगे हुए हैं, 2 हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं। ये हीटिंग एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है? और दोनों का अपना अपना स्विच है, विच मीन्स कि अगर आप करंट को आप दोनों ऑन कर देंगे, दोनों स्विचेस, तो आपका हीटर ज़्यादा गर्म करेगा रूम, और अगर कम क्या कहते हैं करेंगे ऑन, तो जल्दी से जो है वो क्या कहते हैं वो हीटर जो है ठंडा रखेगा थोड़ा सा। सो फ्यूज नहीं बनाया हुआ। वो कह रहे हैं कि फ्यूज हैज नॉट बीन ड्रॉन। ड्रॉ फ्यूज इन द करेक्ट पोजिशन। वेयर शुड आई ड्रॉ द फ्यूज? फ्यूज बनाने की क्या पोजिशन होती है? इन द लाइव वायर। अब टेक्निकली इस वाले हीटर के लिए भी ये उसकी लाइव वायर है और ये उसकी लाइव वायर है, लेकिन मुझे मेन उसमें कनेक्ट करना है, तो इस या इस जगह पे कहीं पे कनेक्ट करोगे। मतलब कि यहाँ पे आप बना दो।
और फ्यूज का सिंबल एग्जैक्टली यही है, अंदर से वायर नजर आती है, जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक अ रेजिस्टर बट यू कैन सी द वायर इनसाइड, सो दैट्स योर फ्यूज, यू डोंट नीड टू लेबल इट, बस सिंबल सही होना चाहिए। पार्ट ऑफ द रूम हीटर टू विच द अर्थ वायर इज कनेक्टेड, अर्थ वायर कहाँ से कनेक्टेड होती है? इसके अंदर से तीन वायर्स निकल रही होंगी, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। उसका तीसरा प्लग यहाँ पे जा रहा होगा, लेकिन जो लाइव वायर है, ये जो लाइव और न्यूट्रल वायर है, ये तो हीटिंग एलिमेंट जो वर्किंग पार्ट है उससे अंदर जाके कनेक्टेड होंगी, यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ होगा और यहाँ पे एक हीटर जाके लगा हुआ होगा। लेकिन जो अर्थ वायर है वो कहाँ से कनेक्टेड होगी? अर्थ वायर जो है वो इनसे तो कनेक्टेड नहीं होती। अर्थ वायर का काम होता है मेटल केसिंग के साथ कनेक्टेड होना, टू द मेटल केसिंग। क्योंकि जब वो मेटल केसिंग में करंट आ जाए अगर किसी फॉल्ट की वजह से, तो उसे हमें अर्थ करना होता है, उस करंट को अर्थ करना होता है, मतलब अर्थ में भेजना होता है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। अर्थ वायर reduces the chance of an electric shock if a fault develops. We know that already, we have studied that in the last class. State one fault जिसके केस में शॉक हो सकता है, और वो फॉल्ट हमने एक ही पढ़ा था कि लाइव वायर जो है वो मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। लाइव वायर मेटल केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो हमारी मेटल केसिंग भी लाइव हो जाती है, मतलब अगर आप उस मेटल केसिंग को टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। सो लाइव वायर टचेस द मेटल केसिंग। एक्सप्लेन हाउ यूजिंग द अर्थ वायर प्रिवेंट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो हमने बताया था द करंट फ्रॉम द मेटल केसिंग goes through earth wire into the earth लिख दो या into the ground लिख दो, ठीक है, and does not pass through the user। तो बताया ये गया था कि अगर ये आपकी मेटल केसिंग है और यहाँ से अर्थ वायर जा रही है और यहाँ पे आप खड़े हो और आप भी तो अर्थ हो, तो अब करंट के पास जाने के दो ऑप्शन है, यहाँ से, यहाँ से। दिस पाथ हैज अ लो रेजिस्टेंस, this path has a high resistance, so what will happen? The current will go from over here, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो बहुत ही स्मॉल करंट होगा, सो आपको इलेक्ट्रिक शॉक कम से कम लगेगा, राइट? will not pass through the user because resistance of earth wire is much lower। ये दो पैरेलल पाथ्स हैं और पैरेलल पाथ में से करंट उसी पाथ में से ज्यादा जाता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। सो सर्किट्स के ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। shows the power output of the room heater when each switch is closed। so सिर्फ जब स्विच ए क्लोज होता है तो 600 वॉट्स का पावर आउटपुट है, जब दोनों स्विचेस क्लोज होते हैं 2100 पावर का आउटपुट होता है। तो कह रहे हैं कि जी डिटरमिन द पावर आउटपुट ऑफ दिस वन। वालेकुम सलाम फातिमा बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बताओ? बेसिक है, पावर जो है वो कैसे कंबाइन होती है सारे एलिमेंट्स की, सारे कंपोनेंट्स की सर्किट में, दिस सिंपली एडेड अप। तो अगर स्विच ए की, सॉरी, पहले वाले हीटर की 600 है तो दूसरे की कितनी होगी कि टोटल मिला के 21 हो जाए? यू जस्ट माइनस एंड यू गेट 1500 watts। रूम हीटर इज यूज्ड विद बोथ स्विचेस क्लोज फॉर 2.5 आवर्स। सो दोनों बंद किए हुए, दोनों टोटल 2100 वॉट की पावर यूज हो रही है 2.5 आवर्स के लिए। डिटरमिन द एनर्जी इन किलोवाट आवर एंड एनर्जी इन जूल्स। एनर्जी का फॉर्मूला एक ही है, पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास अगर आपने जूल्स में निकालनी है एनर्जी, इफ यू वांट द एनर्जी इन जूल्स, sorry, if you want the energy in kilowatt hours, power should be in kilowatt, time should be in hours। if you want the energy in joules, power should be in watts, time should be in seconds। यही रूल है, तो जल्दी से यूज करो इसको। यहाँ पे आप किलो वॉट में रखोगे, आपको एनर्जी दी हुई है वॉट, तो 2.1 हो जाएगी 2100। क्या किया मैंने, इसको डिवाइड बाय 1000 किया तो 2.1 किलोवाट आ गई। पावर को किलोवाट में रखा, टाइम को रखूंगा आवर्स में,
आ गया 5.25 किलोवाट आवर्स। जब जूल्स में चाहिए होगा आंसर, तो आपकी एनर्जी जो होगी वो होगी वॉट्स में, जो कि 2100 ही है, और टाइम होगा सेकंड्स में, जिसमें आप आवर्स को 3600 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 189 followed by 5 zeros. Obviously you can convert it to standard form as well, and you can write it like this: 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी लिख सकते हो। ऑलराइट, साथ साथ करना बेटा पास पेपर्स प्लीज, साथ साथ लाजमी। What other questions do we need to do? Okay, we need to do this one now. So from May June 2013 question 10 paper 2-1. The average input power to the freezer is 80 watt. Cost of 1 kilowatt hour is 25 cents. What is meant by the kilowatt hour? ठीक है, तो आप बताओगे kilowatt hour is the energy used or energy transferred, ठीक है, when 1 kilowatt of power is transferred या used या transmitted for 1 hour. तो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के बराबर होती है। दैट्स हाउ यू राइट द डेफिनेशन फॉर यूनिट्स। कॉस्ट निकाल दें 1 वीक के लिए। ओके, कैसे होगा? एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको पहले, और एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम से, लेकिन आपको किलोवाट आवर में निकालनी है एनर्जी। तो ये जो 80 है, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0.08 किलोवाट। 0.08 किलोवाट मेरे पास पावर आ गई। इसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, और टाइम होना चाहिए आवर्स में। 1 वीक में बेटा कितने आवर्स होते हैं? थिंक अबाउट 1 वीक नाउ। एक वीक में 7 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, और आपने कुछ आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स ओनली, यू नीड द आवर्स। किलोवाट इनटू आवर्स, प्लीज याद रखना, डू नॉट कंफ्यूज द यूनिट्स जब आप एनर्जी निकाल रहे हो, इसमें बस मेन यूनिट्स के ही गेम है सारे। तो 0.08 इंटू 7 इंटू 24, हमारे पास एनर्जी आ गई 13.44 किलोवाट आवर्स। अभी कॉस्ट नहीं आई, कॉस्ट आएगी 25 सेंट्स इंटू द अमाउंट ऑफ किलोवाट आवर्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये आंसर इंटू 25 होगा, और 336 सेंट्स या $3.36 is the cost for using the freezer for 1 week. Okay, और क्या क्वेश्चन है हमारे पास? ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन जिसमें आपके पास 2 अप्लायंसेस दिखाएंगे। एक आपको दिखाया हुआ है हीटर, और एक आपको दिखाया हुआ है हेयर ड्रायर, ठीक है। सो देयर इज अ हेयर ड्रायर एंड अ हीटर कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। केबल फ्रॉम द हीटर टू द मेन सप्लाई हैज अ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। स्टेट द पर्पस ऑफ द न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ही बतानी एक तरह से आपने। आप बताओगे न्यूट्रल वायर इज एट 0 या लो वोल्टेज, एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? It completes the path of the current या completes the circuit लिख दो, या path of the current लिख दो, वो भी ज़्यादा सही रहेगा। That's what the neutral wire does। ये सिंपल रटे वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये वाला जो पार्ट है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव है। अभी तक हमने ये क्वेश्चन एक दफ़ा आंसर किया, दूसरी दफ़ा आ रहा है, बट दिस टाइम अराउंड दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ एंड द फ्यूज टुगेदर, हाउ द अर्थ वायर द फ्यूज टुगेदर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द शॉक। तो हमने ये हीटर के अंदर यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल्ट क्या है, लाइव वायर टचेस द मेटल केसिंग, ये वही फॉल्ट है जो हमेशा होता है। अब होगा क्या, अर्थ वायर के कनेक्ट करने से क्या होगा,
आप बताओगे। अर्थ वायर carries the current from where to where? From metal case to Earth. to the earth या to the ground. Its resistance is low, तो ये भी बताएंगे हम. Its resistance is low, so a large current flows. This large current does what? Melts the fuse. जहाँ कहाँ पे लगा होता है? लाइव वायर में लगा होता है. तो पीछे से ही लार्ज करंट आता है इन द लाइव वायर. सो द हीटर gets disconnected from the supply. एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया तो अब सेफ है आप. ठीक हो गया. और ये एक्सप्लेनेशन बहुत रेपिटेटिव है और ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव है. इसी फाइल में शायद आपको 3 या 4 दफा नजर आ जाए. Hair does not have an earth wire. Why is it still safe to use? Because आप ये तो कह सकते हो इट इज डबल इंसुलेटेड. डबल इंसुलेटेड है. या फिर आप सिंपल बता सकते हो कि इसकी प्लास्टिक बॉडी है. और आगे पूरी बताओ कि प्लास्टिक बॉडी जो है वो इंसुलेटर है, तो उससे आपको करंट नहीं लग सकता. In modern homes, circuit breakers are used instead of fuses. One advantage of a circuit breaker rather than a fuse. फ्यूज जब मेल्ट हो जाता है तो आपको फ्यूज को करना पड़ता है रिप्लेस. सर्किट ब्रेकर्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ता. जब वो ट्रिप करता है, यू कैन जस्ट सिंपली टर्न इट ऑन अगेन आफ्टर फिक्सिंग द फॉल्ट. इसके बाद हमें ये वाला क्वेश्चन करना है. ये वाला क्वेश्चन मई जून 2016 का है. क्वेश्चन 11 है, पेपर 2-1. एक जनरेटर है जो कि पावर सप्लाई कर रहा है एक फैक्ट्री को. फैक्ट्री को इतनी पावर मिल रही है और इतने वोल्टेज पे मिल रही है. करंट इन द वायर्स निकाल दें. तो P इज इक्वल टू वी आई से हो जाएगा ये क्वेश्चन. बस आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है. 500,000 वोल्टेज, 33,000 करंट निकाल देंगे. फिफ्टीन 15.2 एम्पेयर्स. 15.15 आ रहा था, 15.2 है. एनर्जी इन 1 आवर. एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम. कौन से यूनिट्स में देंगे आंसर? दे हैव नॉट स्टेटेड, सो इट्स अप टू यू. आप जूल्स में निकालेगा किलोवाट आवर में. हम किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं क्योंकि पावर ऑलरेडी किलोवाट में है. एज यू कैन सी 500 किलोवाट्स. और टाइम जो है उन्होंने 1 बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 500 किलोवाट आवर. आप यूनिट जूल्स में भी दे सकते थे. जूल्स में पहले आप इसको 500,000 लिखते हैं और इसको 1 को 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं. जूल्स में आंसर दे देते हैं, बड़ा आंसर आता है. फर्क कोई नहीं पड़ता. बोथ आर एक्सेप्टेबल सिंस दे हैवंट टोल्ड यू व्हाट यूनिट्स टू यूज. तो आप अपनी मर्जी का यूनिट्स में आंसर दे सकते हो. ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. अगर यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन 6 है, मई जून 17 का, पेपर 2-1 का. एक 240 वोल्ट की सप्लाई दिखाई गई है. इसके अंदर एक टेलीविजन और 2 लैंप्स कनेक्टेड है और सारी चीजें ही पैरेलल में. बस फर्क सिर्फ ये है कि ये वाला जो स्विच है ये डायरेक्ट टेलीविजन को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला जो स्विच है ये दोनों लैंप्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है. लैंप्स दोनों आइडेंटिकल हैं. नॉर्मल ऑपरेशन. नॉर्मल ऑपरेशन मतलब आपकी जो पावर रेटिंग है एक तरह से वो दे दी. नॉर्मल ऑपरेशन में दोनों लैंप्स 40 वॉट जो है वो पावर यूज करते हैं, इतनी पावर. और टीवी जो है 140 वॉट्स यूज करता है. हम नॉर्मल ऑपरेशन में कह रहे हैं टोटल पावर निकाल दें. पावर हमेशा ऐड ही करनी होती है. तो 40 + 40 + 120 कितनी हो गई? 200 वॉट्स. टोटल नंबर ऑफ किलो वॉट्स आवर ऑफ एनर्जी इन 3 आवर्स. एनर्जी का फॉर्मूला वही पावर इनटू टाइम, बट पावर होगी किलो वॉट आवर्स में. तो अब आपके पास 200 वॉट्स है, उसको अपने किलो वॉट्स में कन्वर्ट करना है. तो 200 को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये किलो वॉट्स में आ गई पावर.
टाइम आपको चाहिए आवर्स में ही, वो 3 एज इट इज रहेगा। तो कितना आ गया, 0.6 आ गया, 0.6 किलोवाट आवर्स आ गया। कह रहे हैं करंट इन ईच लैंप निकाल दो। अब ये थोड़ा सा आप डीसी सर्किट के कॉन्सेप्ट यूज करो, कोई एक लैंप का करंट निकालना है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लग रहा है, सिंपल सी बात है। ये सारी अप्लायंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं, मतलब सबको पीडी कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। तो इस लैंप के अक्रॉस भी पीडी 240 वोल्ट ही है। पावर आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई, आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत है ही नहीं। पावर है 40, डिवाइड कर देंगे 240 से, करंट आ गया 0.167 एम्पियर्स। ठीक। Why the switches are placed in the live wire and not the neutral wire? ये भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है और इसकी भी हमने डायग्राम के साथ बिल्कुल अर्थिंग की तरह इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी थी डिटेल में। और क्या एक्सप्लेनेशन दी थी हमने, उसको अब देख लेते हैं। हमने ये कहा था कि अगर आपका लाइव वायर में नहीं बल्कि न्यूट्रल वायर में स्विच लगा हुआ होगा, इस क्वेश्चन को जवाब देने की बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप ये बताओ कि न्यूट्रल वायर में लगाने का नुकसान क्या है, बजाय इसके कि आप ये बताओ कि लाइव वायर में लगाने का फायदा क्या है। तो हम उसका नुकसान बता देते हैं। हम कहते हैं कि न्यूट्रल वायर में लगाने से, एक मिनट रुकना बेटा, इसके बाद 2 सवाल और है। अच्छा, न्यूट्रल वायर में इफ द स्विच इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर एंड ओपन। अब आपका स्विच ओपन है तो आपको लग रहा है आपकी सप्लाई है, तो स्विच ऑफ है। इफ द स्विच इज इन न्यूट्रल वायर एंड ओपन, a live wire will still connect the mains supply to the appliance. अब इसमें नॉर्मली कोई मसला नहीं है, बट इफ देर इज अ फॉल्ट, अगर फॉल्ट आ जाए, इफ देर इज अ फॉल्ट, पूरा एक्सप्लेन करो, आप जगह पूरी इस्तेमाल करो, इसकी एक्सप्लेनेशन लंबी ही है, छोटी है नहीं है, इतनी जगह काफी नहीं है। इफ देर इज अ फॉल्ट, यहाँ पे होता क्या है, डिटेल में जाओ। वेयर द लाइव वायर टचेस द मेटल केसिंग, सेम वही फॉल्ट जो अर्थिंग में भी बताते थे हम, टचेस द मेटल केस, then current can flow from metal case through the user, जो बंदा उसे हाथ लगा रहा है, into the earth, causing what, causing an electric shock. Don't be shy, जब explanation लंबी है तो आंसर भी लंबा है। Yes, you can write below the lines. As long as your answer is readable, you can write below the lines. There is no problem whatsoever. Examiner के ऊपर पूरी obligation है कि आपके पेपर का एक एक कोना चेक करेगा, ठीक है? You can write outside the lines, no issues. ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज जरा जल्दी जल्दी मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोग इफ्तार से पहले फारिग हो जाओ। तुम सब लोगों के इफ्तार जो है वो मुझसे पहले है और मुझे टाइम का अंदाजा नहीं था। सो स्टूडेंट हैज 3 रजिस्टर, ईच रजिस्टर सब सेम है, उनकी लेबलिंग ये हुई है। तो रेजिस्टेंस उनका 3.9 है, पावर उनकी 3 वॉट्स है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर इसका लास्ट पार्ट, सो फोकस ऑन दिस वन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। He wants to check the value of one of the resistors. Draw the diagram. So you can use to find the resistance, include a battery, variable resistor, voltmeter, ammeter. बैटरी बनाए, सेल नहीं बनाना, बैटरी बनानी, तो बैटरी के लिए ये सिंबल होता है। उन्होंने बोला तो नहीं आप स्विच भी बना दो, क्या चले जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या करते हो, आप एम मीटर लगाते हो, एम मीटर करंट को मेजर करेगा। उसके बाद आप क्या करते हो, वो रेजिस्टर लगाओ जिसका रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है, और उसी के साथ आप वोल्टमीटर में, उसी के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हो, और फिर आप सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हो। अब आपको पहले वाले चैप्टर से
करंट इलेक्ट्रिसिटी से याद होना चाहिए कि इस वेरिएबल रेजिस्टर के साथ हम करते क्या थे, इसका हम ग्रेजुअली रेजिस्टेंस को वेरी करते थे, इसके रेजिस्टेंस को, जिससे V और I की वैल्यूज जो है वो चेंज होती थी। आप एक टेबल बनाते थे V वर्सेस I का, फिर एक ग्राफ बनाते थे जिसे हम IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहते हैं। तो इस कंपोनेंट का आप IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पूरा ऑब्टेन कर सकते हैं। सो आपने पूरा यहाँ पे डायग्राम बना दिया। When the circuit is turned on, PD across the resistor is 4.2 and the current in the resistor is 1.2. So what they are saying is कि यहाँ पे इसके अक्रॉस जो PD आ रहा है वो है 4.2, और जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो जो दोनों में से सेम ही पास करेगा वो है 1.2। रेजिस्टेंस निकाल दें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 3.5 एम्पेयर्स, सॉरी 3.5 एम्पेयर्स नहीं, 3.5 ओम्स। सो स्टूडेंट ने चेक करनी थी रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसकी वैल्यू थी 3.5, सॉरी 3.9, आपकी कितनी आई 3.5। तो अब आपने चेक किया तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली वो नहीं थी जो कह रहे थे। Shortly after the circuit is turned on, resistor overheats and gives off smoke. Why it overheats include a calculation in your answer. ये हमारा ओवरहीट क्यों कर गया? अब इस सवाल में एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया था जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया। What is that piece of information which we haven't used in the question? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सवाल में जो अभी तक मैंने उस डेटा को यूज नहीं किया और अब मैं उसको यूज करूंगा। हीट के बारे में बात हो रही है, ओवरहीटिंग के बारे में बात हो रही है। What can I use? I'll use the power rating. अब ये है पावर रेटिंग, दिस इज द पावर दैट इट शुड गेट। ये वो पावर है जो इसको मिलनी चाहिए, लेकिन रियल में कितनी पावर मिल रही है ये देखते हैं, निकालते हैं। उन्होंने कहा कैलकुलेशन अपने आंसर में इंक्लूड करें। सो रियल पावर जो रजिस्टर में डिसिपेट हो रही है वो आप कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू VI से निकालोगे। आपको पता है कि V जो था वो 4.2 था और करंट जो था 1.2 था। 4.2 इंटू 1.2 किया तो पता चला कि अभी उसमें असल में तो पावर जो डिसिपेट हो रही है वो हो रही है 5.04 वॉट्स। पावर रेटिंग कितनी थी? पावर रेटिंग इज 3 वॉट्स, सो इट गेट्स मोर पावर देन इट्स रेटिंग एंड इट्स अप। बस। तो कहीं कहीं पे आप लाइनें एक्स्ट्रा यूज कर रहे थे और कहीं कहीं आपकी लाइनें बच भी जाती हैं। जरूरी नहीं कि आपने हर चीज फिलअप करनी है, मोर देन इनफ है, आपने वर्किंग कर दी। ठीक है जी। अदर टू रेजिस्टर्स, द अदर टू रेजिस्टर्स, उसके पास 3 रेजिस्टर से याद रखो, और ऑल्सो लेबल्ड इन द सेम वे। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट रेजिस्टर इज नाउ रिमूव्ड एंड द स्टूडेंट कनेक्ट्स दीज 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो पहला रेजिस्टर तो जाया हो गया था, वो तो क्या कहते हैं जाया हो गया था, और क्या कहते हैं क्या हो रहा था, उसने स्मोक दे दी थी तो वो खत्म हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि जो बाकी के 2 रेजिस्टर्स हैं उनको स्टूडेंट आपस में दोनों को सीरीज में लगाता है। तो वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, अच्छा पहले सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ था और इसको पीडी मिल रहा था 4.2 का। अब यहाँ पे वो 2 रेजिस्टर लगा रहा है जिनको 4.2 का ही पीडी मिलेगा। वो कह रहे हैं तो दोनों को 4.2 का पीडी मिलने वाला है, मतलब ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। बस वैसे ही बता रहे हैं, एक वायर का पीस बना रहा हूँ। आई एम नॉट ड्रॉइंग द बैटरी और एनीथिंग, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द 2 रेजिस्टर्स। तो दोनों जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस कितना था? 3.9 ओम, सॉरी 3.9 नहीं था बल्कि था असल में 3.5, याद है? बोला हुआ 3.9 था लेकिन असल में 3.5 ओम था। ये हम निकाल के चेक कर चुके हैं। तो ये 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और इनके अक्रॉस जो पीडी है टोटल वो कितना है, दोनों के अक्रॉस मिला के 4.2 वोल्ट्स का पीडी है। एक्सप्लेन, क्या ये वाले ओवरहीट होंगे या नहीं करेंगे ओवरहीट? सो अगेन यू विल फाइंड आउट द रियल पावर। अब पहले तो ये बताओ कि जब ओवरऑल पीडी दोनों के अक्रॉस 4.2 है तो दोनों को इंडिविजुअली पीडी कितना मिलेगा? सेम ही मिलेगा या आधा आधा हो जाएगा या क्या होगा?
व्हाट हैव वी लर्न, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। हम फाइंड आउट करने जाएंगे यहाँ पे करंट की वैल्यू। तो आप पहले करंट की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन ही करो। करंट आएगा किस तरह, या तो आप एक का पीडी ले लो, एक का पीडी ले लो, इसको 2.1 मिलेगा, इसको भी 2.1 मिलेगा, और आप रेजिस्टेंस और पीडी की वैल्यू से करंट निकाल लो, या फिर दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस ले लो और पूरा पीडी ले लो। मैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। कंबाइंड रेजिस्टेंस है कितना, 7 ओम्स। करंट होता है V अपॉन R। 7 ओम, सॉरी 4.2 वोल्ट्स इज द टोटल वोल्टेज, 7 ओम्स इज द टोटल रेजिस्टेंस। 4.2 डिवाइडेड बाय 7 किया तो पता ये चला कि 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं। यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, 0.6 एम्पियर का। इवन अगर आप ये डायग्राम बनाओगे शायद एग्जामिनर देख ले, आपके कॉन्सेप्ट में उसको एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी जो आप बात लिख रहे हो, लेकिन आप कैलकुलेशन पूरी करो। अब आप निकालो रियल पावर डिसिपेट कितनी हो रही है, वो आप VI से निकाल दो। किसी एक रजिस्टर की निकालो आप, इंडिविजुअल रजिस्टर की। तो एक रजिस्टर जिसको 3 वॉट से ज़्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए, उसको कितनी मिल रही है, एक रजिस्टर को पीडी मिल रहा है 2.1 वोल्ट्स का। 2.1 ही मिल रहा है ना दोनों को इंडिविजुअली, और करंट तो दोनों में 0.6 का ही जा रहा था, तो वो 0.6 का ही लिख दूंगा। 2.1 इंटू 0.6 किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर जो पावर डिसिपेट हो रही है 1.26 वॉट्स हो रही है। सो पावर डिसिपेटेड is less than 3 watt rating, so they do not overheat। करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बिकॉज इसमें आप पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, रेजिस्टर्स के या बल्ब्स की पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, और समझ रहे हो आप इस बात को कि चीजें क्यों जल जाती हैं या क्यों ओवरहीट कर जाती हैं सर्किट के अंदर। सो आई वुड से कि ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से दोबारा खुद से भी करने बैठना और उसको समझना, रिकॉर्डिंग में उसको बार बार देखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। दिस इज लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग पावर रेटिंग्स, ठीक है, एंड व्हाई थिंग्स ओवरहीट। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको खत्म करते हैं एंड देन विल बी डन। तो हमारे इस चैप्टर की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। देयर इज अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई स्किप जो कि आप कर सकते हो, आधे से ज्यादा फिर भी कर लिया हमने। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली एक ही चैप्टर है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के आपस में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। तो फ्यूज इज अ वन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, स्टेट टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। कोई भी प्रोटेक्शन की फॉर्म यूज आप बता दो। सर्किट ब्रेकर यूज करते हो आप, और क्या यूज करते हो, अर्थ वायर यूज करते हो, इवन अ स्विच, स्विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ डबल इंसुलेशन, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस यूज करते हैं आप। एक फ्यूज बॉक्स है जिसमें मल्टीपल फ्यूजेस लगे हुए हैं, ठीक है। और स्टेट हाउ फिगर 8.1 shows that the wire W is a live wire। how do we know कि ये वायर लाइव है, ये जो वायर है ये वाली, ये लाइव वायर है। कैसे पता लगा कि ये लाइव वायर, क्या निशानी है इसकी, खुद बताओ। पावर सप्लाई तो आपको नजर नहीं आ रही, तो कैसे पता कि ये वाली वायर लाइव है। उस पर फ्यूज लगा हुआ है। तो फ्यूज लगा हुआ है, बिकॉज उसमें फ्यूज लगा हुआ है। Mark with the letter S the correct position for the switch that controls both lamps। कहाँ लगाएंगे, इधर तो नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ ही ऑफ हो जाएगा। इधर भी नहीं लगा सकते, इधर लगाओगे तो सिर्फ ये वाला ऑफ होगा, इधर लगाओगे तो सिर्फ ये वाला ऑफ होगा, इधर भी लगाओगे तो सिर्फ ये वाला ऑफ होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बना दो, इधर से लेके इधर तक कहीं भी। यहाँ नहीं बनाओगे, यहाँ नहीं बनाओगे, यहाँ लगाओगे तो ये न्यूट्रल वायर हो जाएगी। स्विच को भी लाइव वायर में ही लगाना होता है, तो आप बेस्ट जगह ये है, बस यहाँ पे एस बना दो। दिस इज द बेस्ट प्लेस, इस वायर में कहीं भी स्विच लग जाए। रेटिंग ऑफ द फ्यूज
फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पेयर। फ्यूज की रेटिंग का मतलब क्या होता है, पूछ रहे हैं। आप बताओ, इफ द करंट exceeds 5 ampere value, what will happen to the fuse? The fuse will Blow. melt या blow and disconnect the appliance या load from the mains supply. ठीक, दैट्स इट, खत्म हो गया टाइम। आपके इफ्तारी से पहले फारिग हो गए हैं। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, वील स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.